हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फरमान खान बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री पर। आज फ्रेंड्स हम क्या करने वाले हैं, आरबीएससी एग्रीकल्चर बायोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन जिसका नाम है निमेटोड्स स्नेल एंड स्लग, सूत्रकृमि, घोंघा और एवं स्लग। ये स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन नंबर 9 थे ये। इससे पहले हमने 3 लेसन कर चुके हैं एग्रीकल्चर बायोलॉजी के, और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का हमारा एक लेसन हो गया और वो दूसरा लेसन चल रहा है। तो देखते हैं कौन कौन से लेसन हमने एग्रीकल्चर बायोलॉजी के कर लिए। एक तो हमने 5th लेसन कर लिया है, एक 8th लेसन कर लिया और एक 13 लेसन कर लिया है। 9th लेसन अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आपने इससे पहले वाले ये 3 चैप्टर नहीं देखे, अगर आपने अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो आप यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाकर इन लेसन को चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम हमारी आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ बता देता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको इस एक चैनल पर ही एग्रीकल्चर बायोलॉजी और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की वीडियो डेली मिलती रहेंगी। हम सुबह डेली 11:30 बजे और 12 बजे डेली वीडियो अपलोड करते हैं, तो आप जिससे कंटिन्यू अपनी स्टडी क्या कर सकते हैं, जारी रख सकते हैं। तो चलिए अब हमारा चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है क्या, सूत्रकृमि, घोंघा एवं स्लग। देखिए इस चैप्टर में हम 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे सूत्रकृमियों के बारे में, ठीक है। सूत्रकृमि क्या होते हैं हम पढ़ेंगे। आपने 11th में प्लेटी हेलमिंथीज, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटी हेलमिंथीज, नीमे हेलमिंथीज, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो ये नीमे हेलमिंथीज होते हैं, संघ जो होता है उसी को क्या बोला जाता है, निमेटोड बोला जाता है या सूत्रकृमि बोला जाता है। अभी हम डिटेल से बताऊंगा आपको इन सब चीज़ों के बारे में। घोंघा और स्लग जो होता है, ये जानवर होते हैं। भी घोंघा और स्लग जो होते हैं ये मोलस्का संघ के अंदर आते हैं। इनके बारे में भी हम इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सूत्रकृमि स्टार्ट करेंगे कि सूत्रकृमि क्या होते हैं, क्या इनके लक्षण होते हैं, क्या इनकी संरचना होती है, क्या मतलब इनका क्या कौन कौन से रोग फैलाते हैं, किस प्रकार से काम लाभदायक है, किस प्रकार से हानिकारक है, ठीक है। तो सारी चीज़ें जानेंगे। तो हम शुरू करते हैं। देखिए पहला जो आपके हेडिंग दे रखी है वो दे रखी है सूत्रकृमि का सामान्य परिचय, वर्गीकरण एवं पादप रोग, ठीक है। तो देखते हैं सूत्रकृमि का सामान्य परिचय देखते हैं। सूत्रकृमि जो है उसको अंग्रेजी में बोला जाता है निमेटोड। क्या बोलते हैं, निमेटोड। अब निमेटोड 2 शब्दों से मिलकर बना है भाई। एक तो मिलकर बना है नेमा, किससे, नेमा, प्लस दूसरा मिलकर बना है ओइड्स, किससे मिलकर बना है, ओइड्स। अब देखिए नेमा का मतलब होता है थ्रेड। नेमा का मतलब क्या होता है, थ्रेड। हिंदी में मैं बोलूँ धागा, क्या बोले, धागे, ठीक है। और ओइड्स का मतलब होता है सदस्य, सदृश्य मतलब के जैसा, ठीक है। ओइड्स का मतलब क्या होता है, सदस्य या के जैसा। अब पूरा जोड़ो तो धागे के जैसा, अर्थात वे जीव जिनकी संरचना कैसी होती है, पतले धागे नुमा या जो पतले धागे सदस्य दिखाई देते हैं, उन जंतुओं को क्या बोलते हैं, वे अपने उन जंतुओं को बोलते हैं सूत्रकृमि। क्या बोलते हैं, सूत्रकृमि। ये देखिए लिखा हुआ है कि सूत्रकृमि शब्द निमेटोड शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के 2 शब्द नेमा और ओइडिस से हुई है। नेमा से तात्पर्य होता है क्या भाई, धागे सदस्य, ठीक है। नेमा का मतलब है धागे सदस्य और ओइडिस का मतलब होता है रूप। तो मतलब जिनका धागे के सदस्य रूप होता है जिन जंतुओं का, उन जंतुओं को क्या बोलते हैं, अपने सूत्रकृमि बोलते हैं। अतः इन धागेनुमा परजीवियों को सूत्रकृमि कहा जाता है। परजीवी आप अच्छे तरीके से जानते हैं, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा परजीवी किसे कहते हैं। फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये धागेनुमा परजीवी जो होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, सूत्रकृमि बोला जाता है। परजीवी का मतलब होता है वे जीव जो दूसरों के ऊपर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मैं लिख देता हूँ, वे जीव जो दूसरे जीवों के ऊपर, जो दूसरे जीवों के ऊपर अपना क्या करते हैं, जीवन व्यतीत करते हैं, उन जीवों को परजीवी बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए आगे बात करते हैं हम कि सूत्रकृमि का शरीर बेलनाकार होता है। जैसे बेलन होता है उसी तरीके से सूत्रकृमि का शरीर बेलनाकार होता है। मैं अभी आपको संरचना दिखाऊंगा। अतः अंग्रेज इन्हें ईल वर्म भी बोलते हैं। अंग्रेज इन्हें क्या बोलते हैं, ईल वर्म। ईल अगर आपने देखी, ईल एक मछली भी होती है। ईल मछली होती है, पतली सी सांप के जैसी होती है, ठीक है ना। इसी प्रकार के ये होते हैं क्या, आपके सूत्रकृमि।
जैसे ईल मछली होती है, वैसे इसी वजह से जो क्या होते हैं अंग्रेजी में ईल वर्म बोलते हैं। वहीं अमेरिका में इन्हें नेमा के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना भी इन्हें ईल वर्म भी बोलते हैं और नेमा के नाम से इन्हें अमेरिका में जाना जाता है। उम्मीद है आपको पता लग जाएगा कि सूत्रकृमि की क्या होते हैं। अब इनकी परिभाषा देखते हैं सूत्रकृमि की, ध्यान से समझिएगा। ये देखिए सामान्यतः, देखिए परिभाषा को देखना, सामान्यतः सूक्ष्म कृमि सदृश। सामान्यतः सूक्ष्म होते हैं, भी बहुत छोटे होते हैं। हाँ, पर इतने छोटे नहीं होते कि इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़े, कि नॉर्मली आंखों से देख सकते हैं अपने। सामान्यतः सूक्ष्म होते हैं, कृमि सदृश होते हैं। कृमि का मतलब होता है जिनकी संरचना इस प्रकार से, जो गो पतले और लंबे से होते हैं उन्हें कृमि बोलते हैं, जिनकी संरचना इस प्रकार से होती है, तो कृमि सदृश होते हैं। सामान्यतः सूक्ष्म होते हैं, कृमि सदृश होते हैं और त्रिस्तरीय होते हैं। अब त्रिस्तर का मतलब समझना भाई, त्रिस्तरीय का मतलब क्या है। त्रिस्तरीय का मतलब समझे, देखो त्रिस्तरीय ऐसे जीव जिनमें क्या होते हैं भाई, ऐसे जीव जिनमें क्या होते हैं गैस्ट्रुला। चलो आप मैं सीधा ही बता देता हूँ, ऐसे याद रखें, ऐसे जीव जिनमें क्या हो एक्सोडर्म, एक्सोडर्म या आप इसको एक्टोडर्म बोल सकते हो। दूसरा मीजोडर्म और तीसरा एंडोडर्म, एंडोडर्म। ठीक है, ऐसे जीव जिनमें क्या होते हैं ये तीनों जनस्तर पाए जाते हैं, एक्सोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। इसको आप एक्टोडर्म भी बोल सकते हैं, एक्टोडर्म या एक्सोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। ऐसे जीव जिनमें तीनों जनस्तर पाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, त्रिस्तरीय जीव बोलते हैं। ठीक है, और जिसमें दो ही पाए जाएंगे एक्सोडर्म और एंडोडर्म, उन्हें बोलते हैं द्विस्तरीय जीव। या आपने 11वीं में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये त्रिस्तरीय होते हैं, मतलब इनके अंदर तीनों जनस्तर पाए जाते हैं, एक्सोडर्म या फिर एक्टोडर्म, दूसरा मेसोडर्म और तीसरा एंडोडर्म। ठीक है, अब समझ में आ गया, उम्मीद आपको। सामान्यतः पहले मैं आपको सारों का मतलब समझा देता हूँ कि एक एक शब्द मतलब क्या है। त्रिस्तरीय होते हैं, आपको पता लग गया त्रिस्तरीय का मतलब क्या है, इनके शरीर के अंदर तीन जनस्तर पाए जाते हैं। देखो ये जो अभी मैंने एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म बताया था, ये जनस्तर होते हैं, इनको क्या बोलते हैं जनस्तर। तो ऐसे जीव जिसमें तीनों जनस्तर पाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, त्रिस्तरीय जीव बोलते हैं। ठीक है, दूसरी बात करते हैं द्विपार्श्व समित। ये जीव द्विपार्श्व समित होते हैं। द्विपार्श्व समित का मतलब क्या होता है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। इन ये जीव मान लीजिए इस प्रकार, ये जीव इस प्रकार से इनकी संरचना होती है, इन जीवों की इस प्रकार से क्या होती है, संरचना होती है। तो द्विस्तरीय जीव ऐसे होते हैं, वे जीव जिनको अपने क्या करें, बिल्कुल बीचों बीच से काटें तो वो समान दो भागों में बढ़ जाते हैं। ऐसे जीवों में कौन सी समिति होती है, ऐसे जीवों को बोलते हैं द्विपार्श्व समित जीव, और ऐसी समिति को बोलते हैं द्विपार्श्व समिति। ये देखिए ये जीव अगर आप इसको ऐसे बीच में से बिल्कुल कट करोगे तो ये समान दो भागों में बढ़ जाएगा। किसमें बढ़ जाएगा, ये समान दो भागों में इस तरीके से बढ़ जाएगा। तो वे जीव जिनको क्या करते हैं भाई, अपने बिल्कुल बीचों बीच से काटे तो वो समान दो भागों में बढ़ जाते हैं, ऐसी जीवों को क्या बोलते हैं, द्विपार्श्व समित जीव बोलते हैं। और ऐसी समिति को क्या बोलते हैं, द्विपार्श्व समिति बोलते हैं। उम्मीद है द्विपार्श्व समिति आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आगे देखिए, ये जीव बहुकोशिकीय होते हैं, खंडहीन होते हैं। भाई इनका शरीर खंडों में नहीं बटा होता, इनका शरीर खंडों में नहीं बटा होता, इसलिए खंडहीन दे रखा है। ठीक है, ये कूटगुहिक होते हैं। क्या होते हैं, कूटगुहिक। कूटगुहिक क्या होते हैं, याद रखें, वे जीव, वे जीव, वे जीव जिनमें वास्तविक देह गुहा नहीं होती, वे जीव जिनमें वास्तविक देह गुहा नहीं होती, वास्तविक देह गुहा नहीं होती, उसे क्या बोलते हैं, उन जीवों को अपने बोलते हैं कूटगुहिक जीव बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिए ये कूटगुहिक होते हैं, मतलब इनके अंदर वास्तविक देह गुहा नहीं पाई जाती। समझ में आई आपको बात। खंडहीन आपको पता लग गया, बहुकोशिकी भी बता दिया। अब एकशेरुकी होते हैं, मतलब एकशेरुकी क्या होते हैं भाई, वे जीव जिनमें क्या नहीं पाया जाता भाई, पृष्ठ रज्जु या नोटोकोड नहीं पाया जाता, उन्हें क्या बोलते हैं, एकशेरुकी बोलते हैं। तो इनमें क्या होता है, पृष्ठ रज्जु या क्या होता है, नोटोकोड नहीं पाया जाता, इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं, एकशेरुकी बोला जाता है। अब आगे देखें कि
जंतु, देखिए आगे क्या कह रहे हैं, जंतु जो जल या मृदा में परजीवी के रूप में, जो जंतु जो जल या मृदा में मृतजीवी के रूप में अथवा पौधों एवं जंतुओं पर परजीवी के रूप में मिलते हैं, उन्हें सूत्रकृमि बोलते हैं। अब आपको एक एक शब्द का मतलब समझ में आ गया। तो देखिए, ये सूक्ष्म होते हैं, क्रीमी सदृश होते हैं, मैंने बता दिया। त्रिस्तरीय का मतलब भी मैंने आपको बता दिया, तीनों जनस्तर मिलेंगे, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, द्विपार्श्व बता दिया। बहुकोशिक होते हैं, भी एक से ज़्यादा कोशिकाओं के मिलकर बने होते हैं, इनका शरीर खंडों में बटा नहीं होता, वास्तविक देहगोह नहीं होती, नोटोकोड नहीं होता इन्हें, इसलिए एकशुरी बोला है। अगर ये जल में भी पाए जाते हैं, मृदा में भी पाए जाते हैं। अगर ये जल में पाए जाएं या मृदा में पाए जाएंगे तब तो ये पाए जाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ क्या दे रखा है, मृतजीवी दे रखा है। ये मृतजीवी की जगह मुक्तजीवी कर लीजिएगा, या मृतजीवी गलत है। ये जो दे रखा है मृतजीवी, यहाँ मृतजीवी की जगह क्या आएगा, मुक्तजीवी। मुक्तजीवी लिखें भाई, मुक्तजीवी। समझ में आ रही है? मुक्तजीवी मतलब जो स्वतंत्र रूप से मृदा और जल में पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसको सही कर लीजिएगा सारे बच्चे कि जंतु अगर ये जल या मृदा में पाए जाएंगे तो मुक्त जीवी के रूप में पाए जाते हैं। मुक्त जीवी का मतलब यूं ही मृदा में पड़े रहेंगे या जल में ये पड़े रहेंगे। अगर ये पौधों पर या जंतुओं पर मिलेंगे तो ये परजीवी के रूप में मिलेंगे, ठीक है ना। मतलब पौधे या जंतुओं के शरीर के ऊपर पाए जाएंगे। तो ऐसे जीवों को क्या बोलते हैं, सूत्रकृमि बोलते हैं। अब इनके आवास और वितरण की बात करते हैं। अभी देखिए, आवास तो अभी अपनों ने ऊपर पढ़ ही लिया। अभी आवास क्या पढ़ा है, देखिए अपनों ने, या तो ये जल में होंगे या मृदा में होंगे। जल और मृदा में होंगे तो मुक्त जीवी के रूप में होंगे। अगर ये पादपों पर पाए जा रहे हैं और जंतुओं पर पाए जा रहे हैं तो ये परजीवी के रूप में पाए जाएंगे, ठीक है। परजीवी का मतलब मैंने आपको बता दिया था। अब देखें, सूत्रकृमि सभी प्रकार के आवासीय स्थानों में मिलते हैं। जल, स्थल, समुद्र, पहाड़ आदि सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार पृथ्वी पर सूत्रकृमि की लगभग 5 लाख जातियां हैं, परंतु केवल 25,000 जातियां अब तक ज्ञात हुई हैं या जिनके बारे में अध्ययन किया जा चुका है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है सारी चीज़ें। अब आपको क्या दे रखा है, देखिए बेसिक आंकड़ा बता रखा है पादपों के बारे में। देखिएगा इनके बारे में, सूत्रकृमि के बारे में। तो सूत्रकृमि मूलतः स्वतंत्र एवं परजीवी अवस्थाओं में पाए जाते हैं। मैंने बता दिया भाई, या तो ये स्वतंत्र रूप से पाए जाएंगे या परजीवी के रूप में पाए जाएंगे। स्वतंत्र रूप का मतलब है ये किसी और जीव के ऊपर नहीं पाए जाते, सीधा ही मुक्त रूप से पड़े रहते हैं, ठीक है ना। और स्वतंत्र रूप से ये कहाँ पड़े रहते हैं, जल या मृदा में। अगर ये परजीवी के रूप में किसके ऊपर पाए जाते हैं, पादप या जंतुओं के ऊपर, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि प्राय पादप परजीवी सूत्रकृमि की औसत लंबाई 0.2 मिलीमीटर एवं चौड़ाई 0.05 मिलीमीटर होती है। ये याद रखना, या इससे भी कम होती है। आंकड़ा आपको याद रह जाए तो ठीक है, नहीं रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। लंबाई चौड़ाई आपको नहीं याद रहती कोई दिक्कत नहीं, याद देना। पादप परजीवी सूत्रकृमि भोजन के लिए परपोषी पौधे के बाह्य कोमा आंशिक, आंतरिक एवं आंतरिक परजीवी के रूप में पाया जाता है। मतलब ये क्या बोल रहा है, इसको समझे। देखो, जब स्वतंत्र रूप में पाया जाएगा तो सीधा ही पड़ा रहेगा, पर जब परजीवी के रूप में मिल रहा है, कौन भाई, सूत्रकृमि पादपों या जंतुओं पर, तो 3 रूप में मिल सकता है भाई। या तो पूर्णतः बाह्य परजीवी मिल सकता है, मतलब पूरी तरीके से सूत्रकृमि जो होगा वो पादप शरीर के बाहरी सतह पर होगा या जंतु शरीर की बाहरी सतह पर होगा। आंशिक परजीवी का मतलब होता है भी देखना, आंशिक आंतरिक परजीवी का मतलब हो गया इसका आधा शरीर पादप या जंतु के अंदर होगा और आधा शरीर पादप या जंतु के बाहर होगा। और तीसरी बात, आंतरिक परजीवी के रूप में पाया जा सकता है। जब अगर आंतरिक परजीवी के रूप में होगा कौन, सूत्रकृमि, तो ये पूरी तरीके से ही पादपों के शरीर के अंदर और जंतुओं के शरीर के अंदर मिलेगा। वो होता है आंतरिक परजीवी, आंशिक आंतरिक परजीवी और बाह्य परजीवी। समझ में आ गया आपको, उम्मीद है। अब देखिए बाह्य परजीवी, देखिएगा ये देखिए, बाह्य परजीवी के रूप में सूत्रकृमि का समस्त शरीर पौधे से बाहर लटका रहता है, ठीक है ना। केवल सूत्रकृमि का मुख व सिर पौधे के ऊतकों में प्रवेश करता है, ठीक है। आंशिक आंतरिक परजीवी अवस्था में सूत्रकृमि का सिर व शरीर का कुछ भाग परपोषी पौधों के ऊतकों में प्रवेश, आगे देखिएगा, प्रवेश कर जाता है, ठीक है। और जबकि आंतरिक परजीवी अवस्था में देखिएगा, जबकि आंतरिक परजीवी अवस्था में पूरा सूत्रकृमि का शरीर ही परपोषी पादप कोशिका के अंदर चला जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अब देखिए, सूत्रकृमि चल भी हो सकते हैं, अचल भी हो सकते हैं, मतलब गति भी कर सकते हैं और गति नहीं भी कर सकते। मर्तोपजीवी एवं स्वतंत्र जीवी सूत्रकृमि देखिएगा जल एवं मृदा में पाए जाते हैं तथा कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। अभी आगे देखिएगा कि क्या नीचे लिखा हुआ है, देखिए सूत्रकृमि पौधों, प्राणियों एवं पृथ्वी पर जल, थल, नभ सभी अवस्थाओं में पाए जाते हैं, जिनकी कुछ देखो मतलब हर जगह मिलते हैं।
जल पर भी मिलेगा और क्या मिलेगा, स्थल पर भी मिलेगा, हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब आगे देखें कि अब आपसे ये कुछ सूत्रकृमियों के नाम दे रखे हैं, ये आपको याद रखने हैं भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब आपसे एग्ज़ाम में कैसे पूछ सकता है, जेट वगैरह या आईसीएन वगैरह के एग्ज़ाम हैं, या क्या बोलते हैं जो बोर्ड परीक्षा होती है, उसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा, आपको नाम दे देगा, ठीक है ना। या फिर आपसे पूछ सकता है कि खारे जल मृदा में रहने वाले क्या वही सूत्रकृमियों के नाम बताओ, तो आपको बताने पड़ेंगे। तो खारे जल में या फिर मृदा में पाए जाने वाले सूत्रकृमि होते हैं, याद रखना, कीटोस्टोमा, क्रोमोडोरा और डियोंटोस्टोमा। ये क्या होते हैं, 3 नाम है आपको याद रखने हैं। कीटोस्टोमा आप घर पे कोई बैठ के ट्रिक बना सकते हो जिससे आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो कीटोस्टोमा, क्रोमोडोरा, डियोंटोस्टोमा, ये क्या है भी, खारे जल व मृदा में पाए जाने वाले सूत्रकृमि है, ठीक है। अब देखते हैं शुद्ध जल में पाए जाने वाले सूत्रकृमि। तो प्लेट्स और कौन सा होता है, डोरा क्या भाई, डोरा लेमस, निग्लोलेमस, मोनाकंकस और एब्डाइटिस, ये क्या होता है, शुद्ध जल में पाए जाने वाले सूत्रकृमि होते हैं। अब देखिए जैविक परिचायक के रूप में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अभी, आपसे पूछ सकते हैं कि जैविक परिचायक जो होते हैं सूत्रकृमि का नाम बताएं। इनका जल देखना, जैविक परिचायक वाले होते क्या, अभी पहले इनका मतलब समझना, ये किसी ना किसी चीज़ का परिचय करवाते हैं। देखना, इनका प्रयोग जल कोमा पर्यावरण प्रदूषण सूचक के रूप में किया जाता है। उदाहरण के लिए पैनागिलस और रेडिवाइवस, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैविक परिचायक के महत्व के सूत्रकृमियों के नाम बताओ, तो पैनागिलस और रेडिवाइवस। अब आगे देखें मानव परजीवी, मतलब ऐसे सूत्रकृमि के बारे में बताएं जो मानव के ऊपर परजीवी के रूप में रहते हैं। तो देखिए पहला तो एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडिस। एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडिस अगर आपने 13वां पार्ट पढ़ा है तो वहाँ मैंने बताया है एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडिस के बारे में, ठीक है। याद रखना है आपको, आंत्र का परजीवी होता है मानव में, ठीक है। उसके अलावा देखिए एंटोरोबियस वर्मिकुलेरिस, इसका नाम भी आपको याद रखना है, वाउचेरिया बैनक्रोफ्टाई। इसके अलावा ओंकोसर्का वोल्वुल्स। इसके अलावा और क्या याद रखना है, एनकाइलोस्टोमा ड्यूडोनेल। और इसके अलावा ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस, ये ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस, इससे नारू रोग होता है, आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। और क्या बोलते हैं, इसके अलावा क्या याद रखते हैं आप, फिलेरियल क्रीमी का भी नाम याद रख सकते हैं, ठीक है ना। फिलेरियल क्रीमी क्या होता है, जिससे क्या होता है, आपके हाथी पाँव रोग होता है, ठीक है ना। तो ये आपको नाम है याद रखना है, आपसे पूछ सकते हैं मानव परजीवी सूत्रकृमि के नाम देखिए। अब देखिए इसी प्रकार से क्या है कि जैविक नियंत्रक के रूप में प्रयुक्त होने वाले सूत्रकृमि, मतलब ऐसे सूत्रकृमि जो क्या करते हैं, जीव जैविक नियंत्रण, मतलब कीटों का या किसी न किसी भी जीव का नियंत्रण करने में प्रयुक्त होता है। जैसे देखना मरमरिस कुल्सी वोरैक्स जो है मच्छर नियंत्रण हेतु प्रयुक्त होता है, याद रखना भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो क्या है, रोमेनो मरमरिस कुल्सी वोरैक्स जो है, इसका प्रयोग मच्छरों के नियंत्रण में करते हैं सूत्रकृमि का। जबकि ये याद रखिएगा टेनरनेमा और क्या होता है भी, हेट्रोरेप्टाइटिस सूत्रकृमि जो होते हैं, जबकि टेनरनेमा और हेट्रोरेप्टाइटिस सूत्रकृमि विशेष प्रकार के जीवाणु नाम दे रखे हैं, फोटोरेप्टस और क्या है, जिनोरेप्टस की कीट गुहा में प्रवेश कर कीटों को क्या कर देते हैं भी, सेप्टिसीमिया रोग पैदा कर देते हैं। याद रखना भी, ये जो सूत्रकृमि होते हैं कौन से आपके, टेनरनेमा और हेट्रोडेप्टाइटिस जो होते हैं, ये सूत्रकृमि क्या करते हैं, इन विशेष प्रकार के जीवाणुओं को, याद रखिएगा ये विशेष प्रकार के जीवाणु देकर बता रखे हैं, फोटोरेप्टेटस और जीनोरेप्टेटस, इन जीवाणुओं को कीटों की गुहा में प्रवेश करवा देते हैं। भाई समझ में आ रही है मेरी बात। अब जब ये जो जीवाणु होंगे कीटों की गुहा के अंदर प्रवेश कर जाएंगे तो कीटों को कौन सा रोग हो जाता है, सेप्टिसीमिया रोग हो जाता है। इसका मतलब ये जो सूत्रकृमि है कीटों के नियंत्रण, जैविक नियंत्रण में क्या करते हैं, मदद करते हैं। कैसे करते हैं, ये तो जो जीवाणु होते हैं, इन जीवाणु को क्या कर देते हैं, कीटों की गुहा में प्रवेश करवा देते हैं, ठीक है। अब पादप परजीवी सूत्रकृमि, देखो पादप परजीवी सूत्रकृमि का आपको नेम याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इस पार्ट के अंदर रोग पढ़ोगे भाई। जैसे आप पढ़ोगे जड़ ग्रंथिल रोग, गेहूं का मोलिया रोग,
तो वहाँ पर आपको अपने आप याद हो जाएंगे। ये आपके पाठ के ही अंदर जो नाम प्रयुक्त हो रहे हैं उन्हीं के नाम बता रखे हैं, देखना। सूत्रकृमि पौधों की जड़ों तथा वायवीय भागों को संक्रमण करते हैं, जैसे मिलाइडोगाइन प्रजातियां। मिलाइडोगाइन प्रजातियों के बारे में हम पढ़ेंगे। ये क्या करती हैं भाई? मिलाइडोगाइन प्रजातियां जो होती हैं सब्जियों का जड़ ग्रंथिल रोग उत्पन्न करती हैं, हम इसी पाठ के अंदर पढ़ेंगे। तो पादप परजीवी सूत्रकृमि तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। इसके अलावा एंग्यूना ट्रिट्साई, ये हम पढ़ेंगे भी। गेहूं का कौन सा होता है? तुंदू रोग, और या फिर गेहूं का सेहू रोग के अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है। हेट्रोडेरा एविनी और हेट्रोडेरा मेजर भी हम पढ़ेंगे। ये क्या करते हैं? जो आपके पादप होते हैं, गेहूं का जो क्या होता है, गेहूं का पादप होता है, मतलब गेहूं की जो फसल होती है, पादप तो क्या कहना है, गेहूं की जो फसल होती है उसमें क्या करते हैं भाई? मोलिया रोग उत्पन्न कर देते हैं, या ट्राइलेंकुलस सेमी पेनिट्रांस, ये आपको नाम याद रखना है पादप परजीवी सूत्रकृमि के, ठीक है। इसी प्रकार से लास्ट देखिए आपके दे रखा है क्या कि उप परजीवी सूत्रकृमि। उप परजीवी सूत्रकृमि देखो क्या होता है, इनके बारे में भी देख लेते हैं अपने। उप परजीवी सूत्रकृमि क्या है कि ये प्रजातियां पौधों की जड़ों की ऊपरी सतह से भोजन प्राप्त करती हैं, जिससे पौधा कमजोर हो जाता है। इनके द्वारा पौधे के भागों पर बनाए गए छिद्रों से दूसरे परजीवी क्या करते हैं? पौधे के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है ना। मतलब क्या कर देते हैं? पौधों की जड़ों में छेद बना के वहाँ से पोषण लेते हैं। अब जब ये पौधों की जड़ों में छेद बना देते हैं तो वहाँ से दूसरे परजीवी पौधे के अंदर घुस जाते हैं और रोग उत्पन्न हो जाता है। स्टंट सूत्रकृमि आपको याद रखना भी क्या होता है? टाइलेंको रिंकस। देखो इनको नामों को आपको क्या करना है? बार बार लिखना है, लिख लिख के याद करेंगे आप इसको। बायो का बड़ा सिंपल सा उसूल है, अगर आपको यह चीज़ याद नहीं हो रही, आप पेन उठाएं, कॉपी उठाएं, एक बार लिखें, 2 बार लिखें, 3 बार लिखें, कैसे याद नहीं होगी भी आपको? बड़ी आसानी से चीज़ें याद हो जाती हैं बायो में। तो स्टंट सूत्रकृमि जो होता है इसको टाइलेंको रिकस बोलते हैं। एक सेकंड बच्चों, सॉरी, देखिएगा क्या बोलते हैं इसको? टाइलेंको रिकस बोलते हैं। स्टंट सूत्रकृमि जो होता है उसको टाइलेंको रिकस बोला जाता है। स्पाइरल सूत्रकृमि क्या होता है? हेलिकोटा लैंकस प्रजाति होता है, ठीक है ना। हेलिकोटा लैंकस प्रजाति, ठीक है ना। लॉन्स सूत्री कृमि किसे बोलते हैं अभी? लॉन्स सूत्री क्या होता है? होप्लोलेमस प्रजाति। पिन सूत्री कृमि क्या होता है? पैराटाइलेंकस प्रजाति। रिंग सूत्रकृमि कौन सा होता है? देखो हेमिक्रिकोनिमेटेड्स प्रजाति। शीत सूत्रकृमि क्या होता है? हेमीसाइक्लियोफोरा प्रजाति। सुई सूत्रकृमि क्या होता है? लॉन्जिडोरस या पैरा लॉन्जिडोरस प्रजाति, ठीक है ना। ड्रैगर सूत्रकृमि कौन सा होता है? जीफिनीमा प्रजाति। और स्टगबी जड़ सूत्रकृमि कौन सा होता है? भी देखिएगा, स्टगबी जड़ सूत्रकृमि होता है आपका ट्राइकोडोरस प्रजाति, ठीक है। तो ये था बच्चों आज की हमारी वीडियो। थोड़ा हम नीचे आ गए, एक सेकंड। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने क्या करा, भी देखिए परजीवी क्या होते हैं, ठीक है। परजीवी की परिभाषा, परजीवी का मतलब क्या होता है, ठीक है। इनके आवास के बारे में, और मतलब कहाँ कहाँ इनका खारे जल के सूत्रकृमि, मीठे जल के सूत्रकृमि, या शुद्ध जल के जैविक परिचायक के रूप में, मतलब अपनों ने ये सारा परजीवियों के बारे में पढ़ा। उम्मीद है आपको इसमें सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैं आज थोड़ा बहुत ही पोर्शन करवा रहा हूँ। कल हम जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सूत्रकृमि का पौधों पर प्रभाव और सूत्रकृमि की सामान्य संरचना या बाह्य संरचना। सामान्य संरचना इस पर हम कल क्या करेंगे, बात करेंगे। देखिए इस प्रकार से होता है सूत्रकृमि, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको आज की समझ में आ गई होगी और आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर जितना हो सके आपको शेयर ज़रूर करना है। आपके जितने भी फ्रेंड्स हों उनको शेयर कर दीजिएगा वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो भी अपनी स्टडी क्या कर सकें, कंटिन्यू कर सकें, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।